प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कि समविद्युत क्षेत्र में जब ध्रुवित गोले को रखा जाता है तो उसके विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। क्योंकि पहले हम देख चुके हैं कि ध्रुवित गोले के कारण किस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, विद्युत विभव निकाल सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि ध्रुवित गोले को ही जब विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो उसके द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से प्रभावी होता है। क्योंकि एक तरह से दो क्षेत्र हो गए, एक तो ध्रुवित गोले के कारण खुद के कारण और दूसरा क्षेत्र वो जिसमें उसको रखा गया है। तो कुल प्रभावी विद्युत क्षेत्र कितना होगा उसे अगर हम देखें तो हमने मान लिया आपके पास कि एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का ध्रुवित गोला एक बाह्य समविद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है और गोला चूंकि समध्रुवित है और उसका ध्रुवण कितना है पी है। तो हम ये जानते हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ध्रुवित गोले के अंदर अब परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा। परिणामी इसलिए कहूंगी क्योंकि दो क्षेत्र वहां पर हैं, एक तो ध्रुवित गोले के स्वयं के कारण और दूसरा बाह्य क्षेत्र के कारण। तो यहाँ पर आपके पास ये बाह्य क्षेत्र जो हमने लगाया है वो हमने मान लिया है E0 है यहाँ पे, और यहाँ पर आपके पास बाह्य क्षेत्र हमने मान लिया है E0 है, और जो गोले के ध्रुवित गोले के कारण जो क्षेत्र बनता है अंदर उसके वो En है। In से हमने दिया है और In का मान मैं निकाल चुकी हूँ पहले, तो वो आता है P/3 एप्सिलॉन 0, और P का मान मुझे मालूम है एप्सिलॉन 0 का ई EP होता है, जहाँ का ई क्या है, विद्युत प्रवृत्ति है। और विद्युत प्रवृत्ति का परावैद्युतांक से संबंध मुझे मालूम है कि काई ई एप्सिलॉन R-1 होता है, वो यहाँ मैंने रख दिया। और यहाँ पर क्योंकि P का मान मुझे पता है तो यहाँ P का मान मैंने ये मान यहाँ पे रखा है, तो EP का मान हो जाएगा EO माइनस एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R-1 EP/3 एप्सिलॉन 0। यानी अब यहाँ EP वाले टर्म को हम दोनों एक साथ ले आएंगे तो ये बन जाएगा EP कॉमन 1 प्लस एप्सिलॉन R-1/3, और यहाँ बच जाएगा ये बाह्य विद्युत क्षेत्र जो भी है E0। अब यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो ये बन जाता है 2 प्लस एप्सिलॉन R/3, तो इसलिए EP का मान मुझे मिल जाता है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं, तो 3/2 एप्सिलॉन R E0 के बराबर। और एप्सिलॉन R का मान चूंकि हमेशा 1 से अधिक होता है तो ऊपर तो 3 है, लेकिन जो नीचे वाली टर्म आएगी वो 3 से अधिक आएगी, और 3 से अधिक आएगी तो ये मान क्या होगा, E0 से कम होगा, इसलिए EP का मान क्या आएगा, E0 से कम आएगा, यानी जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उससे कम आ जाएगा। तो गोले के अंदर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र बना है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र से क्या हो गया है, कम हो गया है। अब चूंकि अब यहाँ पर P का मान मेरे पास क्या है, P एप्सिलॉन 0 का EP है, तो EP का मान मुझे मिल चुका है, वो EP का मान मैं यहाँ रख देती हूँ इस रिलेशन में। तो मेरे पास पोलराइजेशन का रिलेशन, ध्रुवण का रिलेशन क्या बन जाता है कि गोले का ध्रुवण कितना हो जाएगा, P = एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R-1 3/2 प्लस एप्सिलॉन R E0। तो यहाँ पर जो फाइनल रिलेशन मुझे मिलता है वो क्या मिल गया आपके पास, 3 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R-1/2 प्लस एप्सिलॉन R E0। तो ध्रुवित गोले को जब मैंने समविद्युत क्षेत्र में रखा तो विद्युत क्षेत्र ये है, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र से कम है, और पोलराइजेशन का मान मुझे दिख रहा है ये है। तो इस तरह से दोनों में मान निकाल सकती हूँ। और गोले के बाहर स्थित बिंदु के लिए बात करूँ तो सीधा सा दोनों को जोड़ देंगे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र कितना था आपके पास E0, और अब जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना बना है आउटसाइड में, तो कुल आउटसाइड का जो रिलेशन है वो बनेगा विद्युत क्षेत्र वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जोड़ देती हूँ। तो जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो है E0, और E का मान मैंने जो बाहर की तरफ था वो ध्रुवित गोले के कारण, यानी इसको EOP मैं कह देती हूँ। तो यहाँ पर ये मान आ जाएगा आपके पास, ये ध्रुवित गोले के कारण जो हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो तो मैंने एज इट इज रख दिया है, और ध्रुवित गोले के कारण जो बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है R θ बिंदु पर, वो मैं पहले निकाल चुकी हूँ और वही मान मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि परावैद्युत माध्यम में हमने क्या किया, कोई आवेश की परावैद्युत माध्यम है और यहाँ मैंने कोई आवेश रख दिया, और जैसे मैंने आवेश रखा इस आवेश के कारण क्या होगा, इस परावैद्युत का पुनः क्या हो, इस परावैद्युत माध्यम का क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। तो धनावेश मैंने रखा है तो इसकी ओर कौन सा एटम का जो भी आपके पास ऋणावेशित सिरा है वो इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, तो यानी एटम इस परावैद्युत के क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। और अब मैं क्या करती हूँ, एक R त्रिज्या का गोला खींचती हूँ, और इस गोले में मैं देखती हूँ कि जो परिबद्ध आपके पास जो बद्ध आवेश है वो आपके पास बद्ध ऋणावेश की जो मात्रा है बद्ध धनावेश से अधिक होती है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर कौन सा आवेश मैंने रखा है, पॉजिटिव आवेश रखा है, तो इसके तरफ सबसे पहले अट्रैक्शन किसका होगा, ऋणावेश का होगा। तो बद्ध ऋणावेश की मात्रा इस गोले में बद्ध धनावेश से अधिक होगी। और अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत ध्रुवण और विद्युत विस्थापन चूंकि एक ही दिशा में होते हैं
और इस ध्रुवण के कारण मैं जानती हूँ कि इस गोले की सतह पर बद्ध आवेश आएगा, और उस बद्ध आवेश घनत्व का मान मैं कैसे लिख रही हूँ, पृष्ठीय बद्ध आवेश घनत्व का मान किसके द्वारा दिया जा रहा है, सिग्मा पी का द्वारा दिया जा रहा है। और गोले की त्रिज्या चूंकि आर है, इसलिए आपके पास जो बद्ध आवेश हो जाएगा वो हो जाएगा 4πr² पी, सिग्मा पी। और ये आवेश एक्चुअली कौन सा होगा, चूंकि अंदर के आवेश तो एक दूसरे को निरस्त करते हैं, हमें मालूम है, ये प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो आवेश परावैद्युत में कहाँ आएगा, सिर्फ पृष्ठ पर आएगा। तो इसलिए पृष्ठ पर कुल प्रभावी जो ऋणावेश है, बद्ध आवेश है, वो कितना हो जाएगा, 4πr² सिग्मा पी के बराबर, और सिग्मा पी पी के बराबर होता है, इसलिए 4πr² पी। अब यहाँ पर जो गोले पर प्रभावी आवेश है, अब वो पूरा आवेश आपके पास क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस आवेश ने परावैद्युत का ध्रुवण भी कर दिया है, उसकी वजह से ऋण आवेश प्रभावी आ चुका है, इसलिए प्रभावी आवेश भी कम हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, Q - QS के बराबर हो जाएगा। और ये मान कितना होगा कि ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, इसलिए मान कितना हो जाएगा, Q - 4πr² पी। तो यानी कि गोले पर प्रभावी आवेश कितना है, अब इस समय Q ना होकर कितना हो गया है, Q - 4πr² पी, जहाँ पी क्या है, आवेश को रखने के कारण गोले में जो ध्रुवण हुआ है उसका मान है। अब गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र भी मैं निकाल सकती हूँ। कोई पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि Q/r² होता है। तो यहाँ से हम Q की जगह आप किससे रिप्लेस करेंगे, QE से। तो QE की जगह मैंने क्या रख दिया है, Q - 4πr² पी, और K का मान मुझे पता है 1/4πε0 होता है, तो वो मैंने रख दिया है। तो इस तरह से प्रभावी विद्युत क्षेत्र मैं गोले के पृष्ठ पर निकाल सकती हूँ। और P का मान चूंकि मुझे मालूम है कि ε0 का ई होता है, तो इसलिए E का मान क्या हो जाएगा, P/ε0 का ई। तो P/ε0 का ई, यहाँ से E का मान मुझे पुनः मिला है, तो चाहे मैं एक तरह से E का मान निकालूं गोले के लिए, चाहे दूसरे तरीके से, चाहे कूलाम के नियम को मानते हुए निकालूं, चाहे पोलराइजेशन से निकालो, दोनों मान बराबर आने चाहिए। तो इन दोनों मानों को मैंने विद्युत क्षेत्र का वो बराबर कर दिया है। ये पोलराइजेशन से मान मुझे क्या मिल रहा है, P/ε0 का ई, और जो कूलाम के नियम से मिल रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मान मैं किस प्रकार से लिख सकती हूँ, Q - 4πr² P/4πε0r²। तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये एक ही गोले, ध्रुवित गोले के विद्युत क्षेत्र को बता रहे हैं। अब इन दोनों को बराबर करती हूँ, P वाली टर्म को एक साथ लेती हूँ और सॉल्व करती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाता है, P × 4πr² ब्रैकेट में 1/e + 1 = Q। तो यहाँ पे P का मान क्या हो जाएगा, इसलिए गोले के जो पोलराइजेशन का मान है वो क्या हो जाएगा, Q/4πr² 1 + e r², यानी P किस दिशा में है, r² की दिशा में है। अब गोले पर प्रभावी आवेश, क्योंकि मुझे P चाहिए था, ये P मैंने निकाल लिया है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और रख के इसको सॉल्व करती हूँ। तो सॉल्व करने पर मुझे यहाँ क्या मिलता है, 4πr² कट जाएगा, तो ये बन जाएगा e Q/1 + e, एलसीएम ले लिया 1 + e, तो ये बन जाता है आपके पास e कट जाएगा। तो QE का मान, यानी गोले पर जो प्रभावी आवेश का मान आ जाता है वो आ जाता है Q/1 + e, और 1 + e क्या होता है, εr होता है, इसलिए QE का मान हो जाएगा Q/εr। अब गोले के कारण जो है विद्युत क्षेत्र गोले के पृष्ठ पर अब मैं निकालूं, क्योंकि मुझे प्रभावी आवेश अब पता लग गया है। तो ये पहले मैंने लिखा था KQ/r² पहले भी हम देख चुके हैं, तो K का मान 1/4πε0, और जो प्रभावी आवेश है वो अब क्या है, Q/εr है। तो इसलिए मान जो ε0 εr मिलके क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन बन जाएगा। इसलिए जो ध्रुवित गोले के कारण गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा, Q/4πε0r² r² के बराबर। अब गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में जो भी बंद पृष्ठ है उससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स उसमें परिबद्ध आवेश और ε0 के अनुपात के बराबर होता है। और यहाँ पर जो भी गोला है मेरे पास उससे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स E.dA हो गया है, और प्रभावी आवेश उसमें कितना है, QE, तो इसलिए QE/ε0। तो QE का मान मैंने रख दिया, तो आपके पास Q/εr, तो ये मान बन गया मेरे पास विद्युत फ्लक्स का E.dA = Q/ε0 यानी कि Q/ε। तो इसका मतलब अब यहाँ अगर हम देखें तो परावैद्युत माध्यम में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये मान क्या आ रहा है, Q/ε, जो कि आज तक आप लिखते भी आ रहे हैं कि अगर आपके पास निर्वात माध्यम है तो आप लिखेंगे Q/ε0, और अगर कोई माध्यम वहाँ स्थित है तो आप क्या लिखते हैं, Q/ε। यही मान आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो कि हमने परावैद्युत के लिए निकाल के प्रूव कर दिया। अब अगर स्वतंत्र आवेश घनत्व ρF हो
तो Q क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रो एफ डी टॉ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन से इसको गुणा कर देती हूँ, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन ई डॉट डी ए, और यहाँ पर Q की जगह क्या आ जाएगा, रो एफ डी टॉ। अब यहाँ पर रो एफ डी टॉ तो एज इट इज़ हमने रखा, तो लेकिन ये जो एप्सिलॉन ई है ये हो जाता है डी, जो कहलाता है विद्युत विस्थापन सदिश। यानी अब जो मेरे पास गाउस का नियम बन गया वो क्या बन गया, डी डॉट डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो एफ डी टॉ। अब गाउस की डाइवर्जेंस पर मैं लगाऊं तो क्या कहते हैं कि किसी भी सदिश का पृष्ठ समाकल उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के बराबर होता है। इसलिए डेल डॉट जो आपके पास डी डॉट डी ए है उसका मान क्या हो जाएगा, डेल डॉट डी टॉ के बराबर, जहाँ डी टॉ क्या है, आयतन समाकल है, आयतन की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं कंपैरिजन करूँ, या आप इसको इधर लें कि ये हम माइनस ले गए, तो डेल डॉट डी माइनस रो एफ डी टॉ ज़ीरो हो गया, इसलिए डेल डॉट डी माइनस रो एफ ज़ीरो होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ डी किसके बराबर हो जाएगा, रो एफ के बराबर। यानी विद्युत विस्थापन सदिश की उत्पत्ति मैं कह सकती हूँ किससे हो रही है, स्वतंत्र आवेशों से हो रही है। तो ये रिजल्ट मुझे, ये जो गाउस का नियम अब मुझे मिला परावैद्युत माध्यम के लिए, वो क्या हो गया कि डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो एफ। यानी विद्युत विस्थापन सदिश कहाँ से आ रहा है, मुक्त आवेशों के कारण मुझे मिल रहा है। और अगर ध्रुवण के कारण आवेश सिग्मा रो पी हो जाए, यानी आवेश घनत्व हम रो पी से लिख दें, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू रो एफ प्लस रो पी। यानी स्वतंत्र आवेशों के कारण कितना आवेश घनत्व है, प्लस पोलराइजेशन के कारण जो बद्ध आवेश आया है उसके कारण आवेश घनत्व कितना है। तो गाउस का नियम का अवकलन रूप मुझे मालूम है कि डाइवर्जेंस ई क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपन एप्सिलॉन ज़ीरो, और रो का मान मैं क्या लिख सकती हूँ, रो एफ प्लस रो पी। एप्सिलॉन ज़ीरो को मैं इधर लिख गई, तो बन जाएगा आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन ज़ीरो ई इज इक्वल टू रो एफ प्लस रो पी। और रो एफ अभी अभी हमने देखा डाइवर्जेंस ऑफ डी है, तो इसलिए रो एफ हो गया डाइवर्जेंस ऑफ डी प्लस रो पी। अब डाइवर्जेंस दोनों हैं, इसको मैं इधर ले आती हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ डी माइनस एप्सिलॉन ज़ीरो ई इज इक्वल टू माइनस रो पी। तो यहाँ से अगर हम देखें, क्योंकि ये डी इधर था, ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि मैं डी एप्सिलॉन ज़ीरो ई को इधर ले जा रही हूँ और रो पी को इधर ले जा रही हूँ, दोनों की डायरेक्शन आसपास बदल रही है, इसलिए डी माइनस एप्सिलॉन ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस रो पी हो गया है। तो और डी माइनस एप्सिलॉन ज़ीरो ई क्या होता है, पी होता है, तो इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ पी इज इक्वल टू हो गया माइनस रो पी के बराबर। तो यहाँ पर एक तरह से ये डाइवर्जेंस, यहाँ पर जो मुझे ध्रुवण के लिए जो मुझे मिला है रिलेशन, वो क्या मिल गया, अब गाउस का नियम ही है एक्चुअली ये भी। तो गाउस के नियम के विभिन्न रूप मुझे अब देखने को मिल रहे हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस रो पी, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो ऑफ एप्सिलॉन ज़ीरो, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो एफ। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्म ऑफ गाउस थ्योरम, गाउस प्रमेय के मुझे, गाउस के नियम के, गाउस प्रमेय हम इसको यहाँ नहीं कहेंगे, गाउस के नियम के डिफरेंट रूप, गाउस लॉ के डिफरेंट रूप मुझे परावैद्युत के लिए देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो जब होता है, तो किसी कर्ल का, अगर किसी सदिश का जब कर्ल ज़ीरो होता है तो उसके डाइवर्जेंस, उसको मैं किसी को डाइवर्जेंस के रूप में लिख सकती हूँ। लेकिन कर्ल ई ज़ीरो होने का मतलब ये नहीं है कि डाइवर्जेंस कर्ल डी भी ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ अगर मैं देखूँ तो आपके पास अगर कर्ल ई ज़ीरो हो तो कर्ल डी ज़ीरो हो, ये ज़रूरी नहीं है, कुछ ना कुछ मान मुझे मिलेगा, क्योंकि डी का मान जो है वो है एप्सिलॉन ज़ीरो ई प्लस पी। यानी अगर वहाँ पोलराइजेशन है तो विद्युत क्षेत्र ज़ीरो होने पर भी क्या होगा आपके पास, यानी गोला अगर ध्रुवित है, वहाँ ध्रुवीय अणु उपस्थित है तो ध्रुवण होगा, और ध्रुवण होने के कारण डाइवर्जेंस ऑफ डी का, कर्ल ऑफ डी का मान मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो कर्ल ऑफ डी होना ज़रूरी हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये किस पर निर्भर करेगा, सीमांत प्रतिबंध, बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं उस पर निर्भर करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम मान निकाल सकते हैं कि एक ध्रुवित गोले को जब हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब क्या होता है, और जब किसी परावैद्युत माध्यम के अंदर मैं आवेश को रख के उसका पोलराइजेशन कराती हूँ तो किस तरह से उस गोले का प्रभावी आवेश बदल जाता है, और किस प्रकार से मैं परावैद्युत के लिए गाउस का नियम निकालती हूँ। और वो हमने देख लिया है कि ई डॉट डी ए क्या हो जाता है, आपके पास रो क्यू अपॉन एप्सिलॉन हो जाता है, और इसको मैंने जब बदला तो मुझे क्या मिल गया कि डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो एफ के बराबर मुझे मिला है। और
अवकलन रूप में जो सामान्यता नियम था गाउस का, उसमें रो को मैंने 2 आवेशों से प्रतिस्थापित किया तो मुझे क्या मिल गया, डाइवर्जेंस ऑफ P इज इक्वल टू माइनस रो P। तो अब यहाँ पर मैंने 3 रूप देख लिए गाउस के नियम के कि डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो अपन एप्सिलॉन 0, डाइवर्जेंस ऑफ D इज इक्वल टू रो F और डाइवर्जेंस ऑफ P इज इक्वल टू माइनस रो P, जिसमें ये जनरलाइज फॉर्म है जिसमें आपके पास स्वतंत्र आवेश भी हैं और बद्ध आवेश भी हैं। तो इस प्रकार से हम गाउस का नियम डिफरेंट रूपों में डिफरेंट स्थितियों में लिख सकते हैं। धन्यवाद।